does it feel to achieve that feat right now? जब भी सक्सेस मिलता है ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब खुशियाँ बयां नहीं कर सकते वर्ड्स में। और व्हेन वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम हमें पता नहीं होता है कि हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं, बस सिर्फ पता होता है कि आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट एक्चुअली रिजल्ट के बाद पता चलता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हमने हासिल की है, और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। सबसे खुश तो मैं पेरेंट्स और सिस्टर जीजा जी इनके लिए हूँ, क्योंकि द रिस्पेक्ट दे आर गेटिंग इन द सोसाइटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वजह से उनको सोसाइटी में इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, तो फिर सबसे ज़्यादा खुशी तो उनके लिए होती है। और सेकंड खुशी खुद के लिए होती है कि मैंने खुद पे बिलीव किया था एंड आई कुड डू व्हाट आई वांटेड टू। तो फिर ये दोनों खुशियाँ बहुत हैं। और थर्ड खुशी ये है कि एक्चुअली अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर सकेंगे, जिसके लिए सर्विस में आना था, और आईएएस भी मिल गया तो फिर ग्राउंड लेवल वर्क ज़्यादा कर सकते हैं। That's great, and congratulations on your achievement. Thank you. And so I would like to know about your family history and आप कहाँ से belong करते हैं, आपकी घर में कौन कौन है, so just about your family background. अभी नाम तो पता है सबको, मेरा नाम विनायक महामुनि है। मैं महाराष्ट्र में एक लातूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हूँ। लातूर एक स्मॉल टाउन है, और मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, मम्मी और पापा दोनों टीचर हैं। मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स हैं एंड आई एम द लास्ट वन। सो सन मेटा प्रेफरेंस का मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ। मेरा बैकग्राउंड ऐसे ही है, मैंने 12th तक वर्नाक्युलर में ही पढ़ा है, साइंस लातूर से ही पढ़ा है। उसके बाद आई डिड माई बीटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड देन आई वर्कड एट IBM फॉर 2.5 years, और उसके बाद आई स्टार्टेड दिस जर्नी। ग्रेट। सो हाउ इज़ योर पेरेंट्स रिएक्शन कि मतलब उनको जब पता चला कि आप आईएएस बन गए तो उनका रिएक्शन कैसा था, एंड आपके भाई बहन या फिर आपके जो फ्रेंड्स थे उनका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली मम्मी पापा को इतना पता नहीं था कि इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं इंटरव्यू तक चला गया था और फिर हुआ नहीं था, तो फिर उनको भी बहुत बुरा लगा था, मुझे भी बुरा लगा था। बस इस बार मैं घर पे ही था, लास्ट 3-4 साल से मैं घर पे रह के पढ़ रहा था, तो फिर उनको पता था कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ या कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो फिर उनको चाहिए था कि हो जाए सेलेक्ट। एंड लकीली इस बार मम्मी पापा दोनों घर पे ही थे, और जैसे ही मुझे पता चल गया मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा आपका बेटा कलेक्टर बन गया, तो फिर दे लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। मतलब वो खुशी के आंसू थे, तो मुझे भी बहुत रोना आ गया था। अच्छा लग रहा था उनको कि 5 साल बेटे ने इतना मेहनत किया है, एंड दे न्यू कि एक्चुअली कितना स्ट्रगल किया है, कितना मेहनत किया है। तो फिर दे वर हैप्पी कि मेरा स्ट्रगल जो था वो फ्रुक्टिफाई हो गया, तो फिर वो बहुत खुश थे, रोने लग गए थे, सारे सभी रोने लग गए थे। वाह, दैट मस्ट हैव बीन अ वंडरफुल मोमेंट। सो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखना है एंड यू वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर, एंड आपने 5 साल मेहनत की थी इसके पीछे, तो इंस्पिरेशन कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरी जर्नी? एक्चुअली महाराष्ट्र में या कहीं पे भी वैसे बोल सकते हो कि हमें क्या करना है बहुत लेट समझ आता है। नाउ आई सी पीपल दे वांट टू बिकम आईएएस फ्रॉम एज ऑफ 15, तो फिर मेरा वैसा नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद सोचना स्टार्ट किया कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज थोड़ा सा एक विलेज और ट्राइबल एरिया में था। तब कभी कभी ऐसे लगता था कि वाई दिस ट्राइबल पीपल डू नॉट हैव द फैसिलिटीज लाइक अस, और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बट हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, हम उसको एक थॉट नहीं देते कि क्या करना चाहिए। बट अगेन आई जॉइंड द जॉब, और जॉब में भी मैं CSR में काम करने लग गया। तो फिर CSR में एक स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ कर्नाटका बोल के, वहाँ पे जो हैंडीकैप्ड और मेंटली इल बच्चे होते हैं उनके लिए काम करते थे। तो फिर उस टाइम पे पता चला कि एज अ CSR कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जितना कर सकती है, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा एक कलेक्टर कर सकता है। और ये सारी चीज़ें एक साथ जब सोचने लग गया कि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड कैसा था, मेरे पापा भी सोशल सर्विस में इन्वॉल्व है, तो फिर ये बैक ऑफ द माइंड चलते रहता था, बट आई कुडंट टेक द डिसीजन। तो फिर एट द एंड ऐसा हुआ कि H1 भी हो गया था मेरा IBM में, तो फिर आई हैड टू चूज बिटवीन कि शुड आई गो टू US और शुड आई स्टे एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया एंड डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और घर पे मैंने जॉब छोड़ दिया और डायरेक्टली घर चला गया। तब तक बताया नहीं था घर पे कि मैंने जॉब छोड़ा है वगैरह। एट द लास्ट डे आई वेंट होम और मैंने बोला कि मैंने अब जॉब छोड़ दिया। तो फिर उनके लिए शॉकिंग था, बट दे वर सपोर्टिव कि यस यू कैन डू इट। तब पापा ने मुझे एक सेंटेंस बोला था कि तूने लाइफ में फर्स्ट टाइम यू हैव टेकन सम डिसीजन। मतलब मैंने आज तक कुछ डिसीजन नहीं लिया था, मैंने 10th ऐसे ही कर दिया पास हो गया, 12th ऐसे ही कर दिया पास हो गया, इंजीनियरिंग क्यों किया पता नहीं, जॉब क्यों किया पता नहीं, बट एक मैंने खुद होकर डिसीजन लाइफ में फर्स्ट टाइम लिया था कि मुझे UPSC करना है और मुझे IAS बनना है। तो फिर उसकी वजह से पापा खुश थे कि आई कुड टेक माई डिसीजन। तो फिर उन्हें ये बोला था कि अभी तूने डिसीजन लिया है तो फिर अभी बैकआउट मत करना, तुझे 3 साल लगे, उन्होंने 4 साल बोला था कि 3 साल लगे 4 साल लगे ठीक है, तू करते रहना, हमारा सपोर्ट है। और ये 5 अटेम्प्ट के पीछे ये भी एक मोटिवेशन था कि पापा ने फर्स्ट टाइम जो बोला था कि छोड़ना नहीं है, तो फिर ऐसा था।
वाह। एंड जो आपने अपना डिसीजन बताया, मैंने इट्स अ वेरी बिग डिसीजन कि आपने अपना H1B वीज़ा छोड़कर आपने ये सोचा कि आपको सिविल सर्विस लिखना है। एंड आपके पापा ने सोचा था कि आपका क्या क्या प्लान है, कैसे करना चाहते हो, ये सब सेट था या फिर आपने चलते चलते आपने नहीं, प्लान मैंने बनाया? सिर्फ ये सोचा था कि कोचिंग कौन सी अच्छी है, और एक दो लोगों से बात की थी जिन्होंने क्लियर किया है, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं था माइंड में कि मैं अभी ये करूंगा अभी वो करूंगा। सिर्फ एक डिसीजन लिया था और एक पता था कि कोई तो बताने वाला होगा, गाइड करने वाला, इतना पता था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करते चला गया, तभी इतने साल लग गए। वाह, ओके। सो दिस अ मिथ, मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते भी हैं कि ना अगर मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं इतने, ना ही मेरे पास इतनी नॉलेज है, और मैं बन नहीं सकता। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि रूरल हो या फिर अर्बन हो, हर कोई क्लियर कर सकता है? हाँ, क्लियर तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अर्बन एरियाज में थोड़े से उनको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से हुई होती है, स्कूलिंग CBSE से होती है, घर पे वैसा माहौल होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि रूरल एरिया के बंदे सेलेक्ट नहीं हो सकते। अभी लिस्ट में देखोगे, इस बार की लिस्ट में भी देखोगे, तो फिर जो छोटे टाउन है उसमें से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो फिर ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। और आपने ये बात बताई कि पैसे नहीं है वगैरह, तो फिर मैं तो उसे कंप्लेन बोलूँगा कि यू शुड नॉट कंप्लेन। अगर पैसे नहीं है तो कमाओ पैसे और फिर पढ़ाई करो, फिर तुम जो भी तुम्हें प्रिपेयर करना है वो करो। तुम्हारे पास पैसे नहीं, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड गिव यू मनी। तो फिर अगर पैसे नहीं है तो फिर पैसे कमाओ, टाइम नहीं है तो टाइम निकालो, जॉब करके नहीं हो रहा है तो फिर जॉब छोड़ दो। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहोगे कि वाई कांट आई। आपको खुद को ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर ये इनसिक्योरिटीज तो नहीं होनी चाहिए। ओके, रीजंस तो बहुत होते हैं। हाँ। करना है तो करना है बस, Yes. चाहे जैसे भी आप Yes. करो। Yes. एंड उसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े करना ही पड़ता है। एंड हार्ड वर्क डजंट हैव एनी अदर एक्सेप्शन। Yes, yes. तो एक और बात है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको UPSC क्लियर करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ये सच बात है या फिर आप घर पे रह के भी कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया था इन 2016, बट मैंने यहाँ पे आया था, मैं एक 8 to 9 months आई स्टेड इन दिल्ली, बट मैंने यहाँ पे कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। मेरे दिमाग में एक इनसिक्योरिटी था कि दिल्ली जाओगे तो ही सेलेक्ट होगा। बट 2016 to 2017 आई स्टेड इन दिल्ली, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया। बट मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। एक तो ओनर के लफड़े होते हैं, ये लाइट बिल भरो, ये मेस का खाना खाओ, लाइब्रेरी में ये मेरी सीट चली गई, सीट पकड़ो, ये पकड़ो, बाकी और भी डिस्ट्रैक्शंस है यहाँ पे। तो फिर मैंने दिल्ली छोड़ दिया एंड नवंबर 2017 से मैं लातूर में मेरे घर पे रह के पढ़ा 4 साल, और उसके बाद ही मैं क्लियर हुआ। तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली आना चाहिए। और अभी तो ऑनलाइन सोर्सेस इतने हो गए और PDFs भी आपको मिल जाती है, वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली इज मस्ट। बट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली आया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो फिर मॉक इंटरव्यू के लिए देने आया था। बट इस साल तो कोविड की वजह से वो भी ज़्यादा नहीं हो पाया, तो फिर ऑनलाइन ही हो गए। तो फिर मुझे ये नहीं लगता कि दिल्ली इज मस्ट फॉर क्लियरिंग UPSC। UPSC की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक सेलिंग कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है। पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से। मैं हूं अमन शर्मा और मैं UPSC CSC के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। ओके, ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी कि आपने 5 साल प्रिपरेशन के लिए लिया था। सो हाउ वाज योर ईच ईयर इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड पहला साल आपका कैसा रहा? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू वेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आपका रिजल्ट कैसा आया था? पहले साल में तो ये कहूँगा कि पहले 2 साल 2016 एंड 17 आई वॉज अ वेरी बुकिश पर्सन। मतलब मुझे ये पता था कि UPSC के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो फिर मैंने बहुत पढ़ा, बट किस डायरेक्शन में पढ़ा वो मुझे पता नहीं। और 2016 में ये हो गया कि आई मिस माई प्रीलिम्स बाय 0.66 मार्क्स। तो फिर मुझे ये लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ओके। तो फिर मैंने सेम स्ट्रेटेजी फिर फॉलो की एंड सिमिलरली आई फेल्ड इन 2017 बाय 1 मार्क। तो फिर मुझे तब पता चला कि सिर्फ बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं। मैं ये करता था कि हाँ, ये 7-8 बुक्स है, ये करंट अफेयर्स है, मुझे ये पढ़ना है, ये मुझे रट्टा मारना है, ये मुझे रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और एग्जाम जाना है। तो फिर सिर्फ ये करके एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मुझे 2017 जब फेल हो गया तब पता चला। तब मैंने खुद पे सोचना स्टार्ट कर दिया, तब मैं घर चला गया वापस। Okay. तो फिर घर एडजस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लग गया। अगेन 2018 में मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी और उस टाइम पे मुझे लगा था कि हो जाएगा, बट अगेन आई मिस बाय 0.66 मार्क्स।
तब मुझे पता चला कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे करे हैं, लेकिन मैंने एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं है। ओके और मैंने वो डिकोड करने का सोचा नहीं था, मैंने सिर्फ सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके 10 बार 20 बार सिर्फ सॉल्व कर दिए, तो फिर ये हो गया कि हाँ इसका आंसर मुझे पता है, उसका आंसर मुझे पता है। बट 2019 में फिर मैंने ये किया कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा ओके ना, अगर मैं होता तो ये क्वेश्चन कैसे सेट करता। तो फिर आई ट्राइड टू गो इनटू द एग्जामिनर्स माइंड, तब मुझे पता चला कि ऑप्शन कैसे निकाल देने हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फॉल्स ऑप्शन कैसे क्रिएट करने हैं। फिर 2019 में मैंने इस पे बहुत वर्क किया, तो फिर मुझे कट ऑफ से 20 वगैरह मार्क ज्यादा मिल गए। तो फिर उस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि मैं क्या मिस कर रहा था। तो फिर ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि 10 बुक पढ़ो, 10 बार रिवाइज करो, करंट अफेयर्स पढ़ो और एग्जाम में जाके क्लियर करो, नहीं होगा। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस जाननी पड़ेगी, ऑप्शन एलिमिनेशन में वर्क करना पड़ेगा, आपको खुद का थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, आपका जो टेम्परामेंट बोलते हैं कि वहां पे अचानक से नया क्वेश्चन दिख जाए तो फिर डरना नहीं है। एक साथ किसी को 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो फिर वहीं पे गिव अप नहीं करना है। तो फिर कोई जीएस में अच्छा चला जाता है तो फिर सी सेट में गिव अप कर देता है, जीएस खराब जाता है तो फिर वो सी सेट का पेपर ऐसे ही दे देते हैं। तो फिर ये लास्ट मोमेंट तक जो फाइट करना होता है, तो फिर वो मैं सीख गया ये लास्ट 2 अटेम्प्ट में। एंड ये आपने सीखा कैसे कि लास्ट मोमेंट तक भी फाइट करते रहना? अभी जैसे मैंने बोला कि एक तो आई हैड एवरीथिंग एट स्टेक, मैंने H1B छोड़ के अगर ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग। घर वालों से बिना परमिशन लिए मैंने खुद डिसीजन लिया था, सेकंड थिंग। और थर्ड है कि ये करना, मैं जिद्दी हूँ तो मुझे करना है तो करना है। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मुझे ऐसे रिव्यूज बहुत मिलते थे कि यू राइट गुड आंसर्स, इफ यू राइट मेंस तो फिर आपका होने के चांसेस है। तो फिर मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ भी करके एक बार मेंस तो लिखना ही है। एंड आई मिस्ड बाय मार्जिन 0.661 मार्क्स। तो फिर मुझे पता था कि इट इज जस्ट अबाउट 1 क्वेश्चन, अगर मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दिया तो भी मैं लिस्ट में आ जाऊंगा, या एक क्वेश्चन कम गलत कर दिया तो भी मैं प्रीलिम्स क्लियर कर दूंगा। तो फिर मुझे ये एक मोटिवेशन था कि आई वाज वेरी क्लोज, तो फिर वो गिव अप करने का मन नहीं था। और एक होता है कि घर वालों को उतना प्रोसेस का पता नहीं होता है, तो फिर दैट आल्सो एक्टेड फॉर मी एज अ बून कि उनको पता नहीं होता है, उनको सिर्फ पता है कि अच्छा प्रीलिम्स मिस हो गए आधे मार्क से, अगले साल हो जाएगा। तो फिर उनको वो आधा मार्क दिखता था कि सिर्फ आधे मार्क से गए हैं तो फिर तू और ट्राई कर ले। तो फिर वो भी एक पॉजिटिव हो गया मेरे लिए कि उन्होंने कुछ बोला नहीं कि अभी छोड़ दे, अभी दूसरा कुछ कर। तो फिर उनको लगता था कि इतने कम मार्जिन से जा रहा है, क्योंकि उनको मेंस और इंटरव्यू का उतना पता ही नहीं था कुछ। 4th अटेम्प्ट में उनको पता चल गया कि प्रीलिम्स होने के बाद भी फिर मेंस होता है, तब लेकिन तब क्लियर हो गया था। ओके ऐसे बहुत बार ऐसे होता भी है कि वो कहते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने फादर या मदर को कन्विंस कीजिए। तो ये भी इट्स अ वेरी बिग एफर्ट और इट्स अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग एफर्ट एज वेल। तो आपके मम्मी पापा ने कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप मतलब आपका प्लान बी क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या है? एंड ऐसे बहुत सारे होते भी हैं कि जैसे आपने 5 अटेम्प्ट दी, आपका 5th अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, या फिर थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। एक ऐसा मोमेंट आता है कि आइदर दे डिसाइड कि नहीं हो पाएगा, बट दे हैव दैट ईगो कि नहीं मुझे करना ही है, आगे जाना ही है। तो यहाँ पे एक तो होता है कि यू लीव अप द ड्रीम, यू लीव द ड्रीम, और यू हैव अ प्लान बी सेट कि मतलब हाँ मुझे वापस इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। तो आपका ऐसा कुछ थॉट था, प्लान बी था ऐसे? हाँ, मेरे 2-3 प्लान भी थे एक्चुअली। मैंने MA इन एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी कर रहा था मैं साइड बाय साइड इग्नू से। सेकेंडली मैं ऑलरेडी जॉब करके आया था, तो फिर IBM में मुझे फिर वापस लेने के लिए रेडी थे वो। तो फिर वो भी ऑप्शन था। और थर्ड था कि मेरे जो बड़े जीजा जी है, ही इज बिजनेसमैन, तो फिर वो बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरा बिजनेस ज्वाइन कर दे। तो फिर ये एक मोटिवेशन होता है अपने लिए कि हाँ मेरा कुछ नहीं हुआ तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में बाद में। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे मैं देखता हूँ कि मेरे जैसी स्टोरी देखेंगे कि विनायक सर का 5th अटेम्प्ट में हो गया तो फिर हम भी 5th अटेम्प्ट देते रहेंगे। बट वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारा खुद का प्रिपरेशन लेवल क्या है, तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है। तो फिर खुद को जानते नहीं है वो, सिर्फ दूसरों के देख के। तो फिर मैं तो यही बोलूंगा कि अगर मैंने 5th अटेम्प्ट में निकाला है तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी 5th अटेम्प्ट में ही निकालो, या फिर आप 5th अटेम्प्ट तक कंटिन्यू करो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि कब क्विट करना है। और यहाँ पे क्विट करने में कोई कमी नहीं है कि आप अगर क्विट करना चाहते हो कर लो क्विट, इट इज जस्ट एन एग्जाम। अगर हो गया क्लियर तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं होगा, उसमें क्या है। सब तो नहीं होंगे, 700 लोग हो रहे हैं, उसमें से 180 IAS हो रहे हैं, तो फिर कितने दिन रोते रहोगे। IPS को लगता है IAS होना है, IRS को लगता है और अच्छी सर्विस मिल जाएगी, एक मार्क से किसी को कैडर अलग मिल जाता है, तो फिर ये तो अनएंडिंग है। तो फिर खुद को पता होना चाहिए कि कब छोड़ना है, और ये तभी पता चलेगा व्हेन यू नो योरसेल्फ वेल। मतलब ये प्रिपरेशन में है ना, खुद को अगर नहीं जानोगे तो फिर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर खुद को जब जान लिया कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हें किस पे वर्क करना है। क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज एक भी ज्वाइन नहीं की, मैंने ऐसे एक भी नहीं लिखा,
दोनों अटेम्प्ट में। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, एक भी ऐसे नहीं लिखा, मैंने ऑप्शनल का सिर्फ एक पेपर लिखा है, सिंगल। तो फिर ऐसा नहीं है कि आप मुझे देख के ये करो कि विनायक सर ने नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे मेरे राइटिंग पे कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। तो फिर आई वर्क मोर ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई वर्क मोर ऑन हाउ कैन आई रिकॉल द थिंग्स इन द एग्जाम, आई वर्क मोर ऑन प्रेजेंटेशन, आई वर्क मोर ऑन रेडीमेड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, मैं क्या कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी यही पॉइंट उठाओगे कि विनायक सर ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, मैं भी नहीं प्रैक्टिस करूंगा, तो फिर दैट विल बी फुलिशनेस। तुम्हें खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए। इफ यू आर वीक इन आंसर राइटिंग एंड यू आर नॉट ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम क्लियर कर जाओगे। या फिर तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि मतलब मैं भी 2007 में टॉपर्स को फॉलो करके ब्लाइंडली फॉलो कर दिया कि ये बोला ये करना है तो फिर ये कर दिया। तो फिर मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, और 2-3 अटेम्प्ट दे दो, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ वॉट एवर योर प्लान बी, आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि 3 साल अगर आपने 24/7 अगर पढ़ाई की है तो फिर आपका एक बेस अच्छे से बन गया है। तो फिर इवन इफ यू गेट 4 hours 5 hours फॉर स्टडी एवरी डे, वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा पढ़ो और जॉब करते करते आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर लगे भी कभी क्विट करना है तो फिर डरो मत क्विट करने के लिए, क्योंकि मतलब क्विटिंग इज करेजियस। यहाँ पे क्विट करने के लिए भी बहुत करेज चाहिए होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा अभी IAS बनेगा, मेरी बेटी IAS बनेगी, फ्रेंड्स का होता है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, फिर यहाँ पे पीयर ग्रुप बन जाता है, उनका होता है, ओवरऑल सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो फिर हम ये बर्डन लेके चलते हैं कि अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर ये सारे लोग क्या कहेंगे। बट इनमें तुम सिर्फ फैमिली के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो कि मुझे ये करना था, मैंने मेरा 100% एफर्ट दिया, नहीं हुआ, ओके आई विल ट्राई समथिंग एल्स। बट दिक्कत वहां आती है कि जब बच्चे खुद का 100% देते नहीं है। मतलब आज 5 घंटे पढ़ लिया, कल 6 घंटे, फिर बाद में 2 दिन का गैप ले लिया, कहीं घूमने चले गए, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, तो फिर एक कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है, प्रीलिम्स आ गया, तो फिर 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले सारे लोग लाइब्रेरी में चले जाएंगे, 14, 15, 20 घंटे पढ़ेंगे। बट ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि तुम एक महीने में 24 घंटा रोज रोज पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो फिर अगर तुमने कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन एफर्ट दिया है और 100% दिया है और फिर भी नहीं हुआ, तो फिर आपको छोड़ते टाइम रिग्रेट नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ये पता होगा कि ओके मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया है, बट मैंने जितने बच्चों से मिलता हूँ ये होता है कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता था, तो फिर क्यों नहीं किया। तो फिर ये होता है ना। Correct. तो फिर अगर तुमने किया है अच्छा खुद से, तो फिर छोड़ने में कोई शर्म नहीं है। क्योंकि ठीक है आपका एप्टीट्यूड नहीं है, या फिर लक नहीं है, या फिर किसी का प्रीलिम्स ही नहीं होता, किसी का मेंस अटकता है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, छोड़ दो, दूसरा कुछ कर दो। कितने साल इसी में करोगे, क्योंकि इसमें फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। अभी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे को मुझे इकोनॉमिकल कोई इशू नहीं था। मेरे दीदी और जिया जी बहुत सपोर्टिव थे, तो फिर पैसे का कोई इशू नहीं था। मेरे फ्रेंड्स, अभी मेरा एज 30 है, तो फिर मेरे फ्रेंड्स दे आर ऑलरेडी एट गुड पोजिशन एट मल्टीनेशनल कंपनीज। तो फिर दे वर लाइक कि तेरा नहीं हुआ तो इधर आ जा, तेरे लिए कुछ तो कर देंगे। इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि ओके अगर तुझे घर से पैसे लेने में शर्म आ रही है तो फिर हम तुझे मंथली 15-20,000 भेज देंगे, लेकिन अगर तुझे करना है तो तू कर। तो फिर ये सारा बैकग्राउंड भी मैटर करता है। और लेकिन मैंने लिया नहीं, और लास्ट ईयर मुझे लग रहा था, मतलब जब 4th अटेम्प्ट दिया था तब लग रहा था कि अभी कितने साल, क्योंकि जो भी सेविंग किया था IBM से वो तो खत्म हो गया सारा, घर से पैसे लेने की दिक्कत आ गई थी। तो फिर जैसे मैंने बोला कि कंप्लेन मत करो, तो फिर मैंने कंप्लेन नहीं किया। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर हो गया था, तो फिर मैंने प्रीलिम्स की बैच ले ली 30 बच्चों की। ओके 3000 रुपीज फीस रखी, मैंने खुद का 1 साल का खर्चा निकाल लिया उसमें से। और ऐसा मैंने उनको जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने उनको सिखा दिया। तो फिर मैंने कंप्लेन नहीं किया। और या फिर घर पे अच्छी कंडीशन है तो फिर मैंने घर वालों से पैसे नहीं लिया, क्योंकि मुझे खुद के लिए लग रहा था कि अभी एट द एज ऑफ 28 आई एम आस्किंग मनी फ्रॉम पेरेंट्स। तो फिर उसके लिए मैंने खुद का जितना लगता है पैसा उतना एक कोचिंग के जरिए कमा लिया। तो फिर ऐसे नहीं कि मैं कंप्लेन करते बैठा। तो फिर जो भी है, अगर मुझे क्विट करना होता तो फिर मैं 5th अटेम्प्ट के बाद, अभी ये अटेम्प्ट अगर नहीं होता तो फिर मैं क्विट करने वाला था। बट मेरे जो इन सर्विस दोस्त हैं वो बोले कि तू 2 बार इंटरव्यू के लिए गया है तो फिर अभी क्विट मत कर और एक अटेम्प्ट दे दे। तो फिर एट द डे ऑफ रिजल्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, मतलब 24 सितंबर को मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था और फिर रिजल्ट आ गया। इट्स वेरी ट्रू दैट UPSC की जो जर्नी होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एग्जाम, इट चेंजेस यू एज अ पर्सन। तो इसमें आपकी बहुत सारे चेंजेस भी आती है एंड अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। एंड आई एम श्योर आपके लाइफ में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम एंड प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की थी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ने की, एंड साथ ही साथ आपने कौन से बुक लिस्ट लिए थे फॉर ईच सब्जेक्ट?
बुक लिस्ट तो प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा कि कॉमन ही बुक्स होते हैं सारे। एक तो बेसिक एनसीईआरटीज फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, वो इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी और आर.एस. शर्मा। और जो पुराने एनसीईआरटीज है, आवर पास्ट और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत यूजफुल थे। और मैंने ये देखा कि एंशिएंट में बहुत गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने एंशिएंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा किए थे। 1990 से मैंने एंशिएंट और मेडिवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। और एनवायरनमेंट के लिए तो फिर शंकर आईएएस का बुक। इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह सर का बुक इस बार पढ़ा था, तो फिर वो मुझे अच्छा लगा था। और मृणाल सर के नोट्स मैंने 2016 या 17 में फॉलो किए थे। तो फिर ऐसे कोई एक सोर्स, मतलब जो स्टैंडर्ड सोर्स है ना, वही यूज किए थे। बट मैंने इस बार मैं पहले क्या करता था ना कि टेस्ट सीरीज बहुत लगाता था। बट उससे मुझे फिर वही पर्सनैलिटी टाइप पे आ जाता है। मुझे टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब इन विजन टेस्ट में आई यूज्ड टू स्कोर 120-130 मार्क्स। तो फिर उससे क्या हो गया, फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मेरा तो अभी क्लियर हो रहा है, 120 मार्क मिल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में फिर मिलते थे 110, 105। तो फिर थोड़े मार्क्स से रह जाता था। लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने जब क्लियर किया, तब मैंने एक भी टेस्ट सॉल्व नहीं की। आई फोकस्ड सोलली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड प्रिपेयरिंग माय माइंड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, की डरना नहीं है। जनरली क्या होता है कि प्रीलिम्स में डर बैठ जाता है। अगर आपके 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए, तो फिर 3rd अटेम्प्ट में आपको डर बहुत होता है कि मेरा इस बार भी नहीं क्लियर हुआ तो क्या। और ये होता है कि मिस्टेक्स हमें पता नहीं चलती। लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं, लेकिन फेल्योर के बाद खुद की मिस्टेक्स एनालाइज नहीं करते। तो फिर मैंने वो मिस्टेक एनालाइज करने में ज्यादा फोकस किया था कि मैं क्यों नहीं हुआ। लोग अगर स्कोर कर पा रहे तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो फिर ये भी मैंने अच्छे से एनालाइज किया था। सो बेसिकली इससे मुझे 3 क्वेश्चंस आए कि बेसिकली सबसे पहली बार सोर्सेस के ऊपर। ऐसे सोर्स तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे हो भी सकता है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी प्रियर ग्रुप भी बोल सकती है कि आपको ये क्वेश्चन पता है क्या, ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे हो भी सकता है कि वो बोलेंगे कि ये क्वेश्चन उस बुक में आया था, एंड दिस हाई फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हाँ ये सोर्स मैंने पढ़ा नहीं है, वो बुक मैंने पढ़ी है, एनसीईआरटी मैंने पूरी भर ली पर उसमें तो है नहीं है, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, कौन सा बुक पढ़ूँ और कितने बुक्स पढ़ूँ। बहुत सारे हैं बुक्स, मतलब आप मुखर्जी नगर जाओ या फिर कहीं और भी जाओ, बहुत सारे मिलेंगे। तो ऐसे कब आप स्टॉप लगाते हो कि हाँ ये प्रिपरेशन करने के लिए इतने बुक्स काफ़ी है, एंड आप कब कह सकते हो कि हाँ मैंने रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाए वो अच्छे हैं? ये अचानक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। 2017 में मैं था, तो फिर मैं कुछ तो पढ़ता था और मैं रूम पे आ गया, तो फिर रूममेट ने कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया कि अरे तुझे ये नेशनल पार्क के बारे में पता है क्या, फिर या ये एनिमल का स्टेटस क्या है। तो फिर मैं सोचता था कि यार मेरे मटेरियल में तो ये नहीं है। तो फिर मैंने उस टाइम पे वो मिस्टेक की थी कि 20 डेज बिफोर एग्जाम मैंने नया सोर्स ले लिया कि वो जो पढ़ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज। अगर वो एक क्वेश्चन आ भी जाता तो फिर मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होता, बट मेरा माइंड इतना ज्यादा उससे स्ट्रेस में आ गया कि यार उसने तो ये पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। तो फिर हम अपने आजू बाजू ही कंपेयर करते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाती है। तो फिर ये 2017 का अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया एंग्जाइटी में कि एग्जाम के 20 डेज बिफोर मैंने अलग कंपाइलेशन उठा लिया। जो पहले पढ़ा था वो तो सारा भूल गया और इसमें से भी कुछ याद नहीं आया। तो फिर ये होता है। तो फिर पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है। और आपने जो नोट्स की बात बोली, मतलब खुद को तो पता होना चाहिए कि देखो नोट्स का क्या है ना कि जो तुम्हें याद नहीं रह रहा है वो नोट्स में लिखोगे तो ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि आज पढ़ाई करना स्टार्ट किया है यूपीएससी का और आज ही नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर देते। तो फिर मैंने वैसा नहीं किया था। मैंने 1 साल जब पढ़ाई की थी तब मैं पहले हाईलाइट ही नहीं करता था, फिर पेंसिल से हाईलाइट करना, फिर पेन से हाईलाइट करना और फिर हाईलाइटर से हाईलाइट करना। और उसके बाद अगर लग रहा है कि मुझे लक्ष्मीकांत से कुछ याद नहीं आ रहा है या फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बहुत बार रिवाइज करने है, तो फिर मैं वो नोट्स में लिखता था। तो फिर मुझे पहले से पता था कि मेरे नोट्स जो है वो क्रीम है, जो मुझे याद नहीं आ रहा है वही है। तो फिर उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स भी होते हैं जो मतलब प्रिपेयर करते करते अपनी खुद की बुक बना लेते हैं बहुत लंबी वही होता है। तो उसमें बहुत सारे पोएम्स भी होते हैं कि हाँ मतलब ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मोटिवेशन वाली। तो आपका जो नोट्स था वो आपने कितनी रीडिंग्स के बाद नोट्स बनाए, एंड आप क्या क्या लिखते थे नोट्स में? देखो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने एक 3-4 रीडिंग के बाद नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। ओके। तो फिर मेरा नोट्स मेकिंग थोड़ा सा इनोवेटिव था, मतलब आर्ट एंड कल्चर कर लिया। तो फिर माय आर्ट एंड कल्चर नोट्स आर इन 10 मैप्स ऑफ इंडिया। मैंने इंडिया का ब्लैंक मैप ले लिया। ओके। तो फिर मान लो फर्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो फिर मैंने मैप पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया दिखा दिया और वहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो दिखा दिए, क्या मिलता था क्या नहीं मिलता था, हाउसेस कैसे थे, इकोनॉमी कैसी थी, क्रॉप्स कौन से लेते थे, फिर या भी जो भी
कहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता, तो फिर मैप पे भी दिखा दिया। ओके। और सिमिलरली फिर कभी कभी मैं विजयनगर पढ़ रहा हूँ तो फिर विजयनगर का मैंने मैप पे दिखा दिया। तो फिर 12 मैप्स में मेरा पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर्ड है कि फोक डांसेस वगैरह जो हो गया। तो फिर इसमें क्या होता है ना कि बुक्स में ऐसे थेरोटिकल दिया होता है। करेक्ट। तो फिर मैंने क्या किया, फोक डांसेस एक इंडिया का मैप ले लिया और स्टेट के हिसाब से फोक डांसेस मार्क कर लिए, स्टेट के हिसाब से अपने कल्चरल एक्टिविटीज मार्क कर लिया, स्टेट के हिसाब से कल्चरल जो भी अपने हेरिटेजेस है वो मार्क कर लिया, और वहीं पे मैं लिखता रहता था। और 10 पेजेस रिवाइज करने के लिए मुझे आधा घंटा बहुत हो जाता था, और मैंने वो इतनी बार रिवाइज कर ली कि वो मैप की वजह से मेरे माइंड पे इम्प्रिंट हो गया। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा ऐसे इनोवेटिव करता था। और लक्ष्मीकांत में यह है कि एक्सेप्शंस बहुत है। मतलब ये होता है ना कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो 2-3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो फिर आपको एक बेसिक चीजें पता चल जाती है कि ओके अपना पॉलिटी ऐसे ऐसे है, ये चीजें चलती रहती है। बट उसमें थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस होंगे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगेगी, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगेगी। तो फिर ये इन चीजों में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिर, या फिर पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसमें कि एडजमेंट मोशन और ये दूसरे मोशन में क्या फर्क है। तो फिर ये जो एक्सेप्शंस थे, फिर मैं पॉलिटी में एक्सेप्शंस पे वर्क किया। और मेरे नोट्स पे ये रहता था कि मैं चीजें अच्छे से ध्यान कैसे रख सकता हूँ। तो फिर जो हम निमोनिक्स बना देते हैं कि कुछ तो याद रखने के लिए कुछ गाना याद रख लिया, या फिर जैसे कि पॉलिटी में स्टेट फॉर्मेशन है, कैसे कैसे स्टेट फॉर्म हो गए, तो फिर मैंने ऐसे ही याद रख दिया था कि गुना ही मंत्री में, ऐसे कुछ तो याद रख दिया था। फिर मुझे पता था कि गुजरात है, नागालैंड है, हरियाणा है, इस हिसाब से स्टेट फॉर्म हो गए। तो फिर ये जो भी निमोनिक्स है वो मैं मेरे नोट्स में लिखता था। तो ऐसे नोट्स बनाने में भी इट हेल्प्स अ लॉट कि आप मतलब वो मैप बना रहे हो तो आंसर पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे मतलब इनोवेटिव टाइप, एंड दे आल्सो फील गुड अबाउट इट। नाउ वन मोर पॉइंट आई वांट टू आस्क इज करंट अफेयर्स कब स्टार्ट करनी चाहिए, एंड वो आप अपने नोट्स में कैसे ला सकते हैं, एंड एक मतलब जोड़ी कैसे बनाते हैं। ऐसे बहुत से लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते भी हैं, बट उनकी प्रिपरेशन ऐसी होती है कि मतलब उनको पता नहीं तो कि कौन से न्यूज़पेपर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, एंड उसे कैसे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करें। तो आपने इसके बारे में कैसे स्टडी किया था, एंड हाउ वाज योर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स में शुरुआत में मेरे भी वही गलती हो गई थी। गलती क्या है ना, करंट अफेयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीप्लिसिटी बहुत है। हिंदू पढ़ना है या एक्सप्रेस पढ़ना है, एक चीज़ हो गया। दूसरा है उसके नोट्स बनाना। तीसरा है फिर हम कोई तो मंथली पढ़ेंगे, प्रीलिम्स नज़दीक आ जाएगा फिर हम कंपाइलेशन पढ़ेंगे। तो फिर ये 5 चीज़ें हो गई। करेक्ट। तो फिर एट द एंड मोमेंट हमारे पास एक भी चीज़ कॉन्क्रीट नहीं होती है। ना तो अपने नोट्स खुद के अच्छे होते हैं, ना फिर वो मंथली ठीक से किया होता है, और फिर से वो 365 या जो भी कंपाइलेशन आता है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारी मेमोरी काम नहीं करती है। और मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आई डोंट वांट टू रीड न्यूज़पेपर, और आई डोंट लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, कैन आई स्किप द न्यूज़पेपर। मैंने बोला स्किप द अटेम्प्ट, है ना। इफ यू डोंट वांट टू रीड द न्यूज़पेपर तो फिर आपको आ ही क्यों रहे हो इस प्रिपरेशन में, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो फिर न्यूज़पेपर से मैंने नोट्स डिटेल कभी नहीं बनाता था, क्योंकि शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में मैंने वो गलती कर दी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया, एक फाइल बना दी, टॉपिक के वाइज नोट्स बना दिए। बट फिर मैं मंथली मैगजीन जब पढ़ा मुझे पता चल गया कि मुझसे अच्छा इन्होंने कंपाइल करके दे दिया है। Correct. तो फिर मैं यहाँ पे एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने 2 अटेम्प्ट के बाद वो नोट्स बनाना बंद कर दिया। तो फिर मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर से मैं एक्स्ट्रा क्या चीज़ ले सकता हूँ, क्योंकि 2 साल पढ़ने के बाद आई केम टू नो कि मंथली मैगजीन में क्या क्या होगा ये मुझे पता चल गया था, और मंथली मैगजीन में क्या नहीं होगा ये भी मुझे पता चल गया था। तो फिर मैं न्यूज़पेपर से वही चीज़ों का नोट्स बनाता था जो मंथली मैगजीन में नहीं होंगे, और वो मंथली मैगजीन के एंड में लगा दिए हर महीने के। तो फिर 2-3 पेज के नोट हो जाते थे। तो फिर मंथली मैगजीन प्लस वो 2-3 पेज के नोट्स। तो फिर वो नोट्स में क्या लिखता था मैं, केस स्टडी कोई अच्छी आ गई, क्योंकि क्या होता है ना कि महाराष्ट्र का न्यूज़पेपर के कोई अलग केस स्टडी आएगा, दिल्ली के न्यूज़पेपर में कोई तो अलग न्यूज़ आएगी। तो फिर उससे बहुत सारे केस स्टडीज हमें मिल जाते हैं एथिक्स में लिखने के लिए। कोई मोटिवेशनल स्टोरी मिल जाती है, किसी फोटोग्राफर के बारे में पता चल गया, जैसे कि एक केविन कार्टर बोल के फोटोग्राफर था, उसके बारे में एक छोटा सा कोई तो पैराग्राफ आया था एक बार न्यूज़पेपर में। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ रखा था, और मुझे इस बार में ऐसे जब लिख रहा था फाइनल एग्जाम में, तब मुझे वो याद आ गया कि केविन कार्टर एक फोटोग्राफर था, फोटो जर्नलिस्ट। उसने अफ्रीका में जाके फोटोज निकालने थे इसके फमाइन के। ओके। तो फिर वो कंपैशनेट हम कैसे होना चाहिए उसके अगेंस्ट उसका फोटोग्राफी था, कि वो ऐसे भूखे बच्चों के फोटो निकालता था लेकिन उनको कुछ मदद नहीं करता था। तो फिर ये मैंने स्टोरी पढ़ रखी थी, और इस बार ह्यूमैनिटी का एस्से आ गया था। तो फिर मुझे वो एग्जाम में याद आ गया कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी। तो फिर मैंने वो स्टोरी से मेरा एस्से स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं ऐसी चीजें न्यूज़पेपर से नोट्स निकालता था। ये फैक्ट्स वगैरह में कभी नोट्स नहीं निकालता था, क्योंकि ये सारे मंथली मैगजीन में आ जाते हैं। और दूसरी चीज थी कि अगर कोई अच्छा कोट लगे तो फिर वो मैं लिख लेता था, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में कंपाइलेशन ऑफ कोट्स आता है।
बट हम सारे कोट्स मगअप नहीं कर सकते। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं या बहुत अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन मिल जाते हैं। मतलब कोई स्पीकर का इशू चल रहा होगा कि लोकसभा के स्पीकर के पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी पे बहुत चल रहा था, तो फिर उसमें बहुत बार क्या होता है ना कि एडिटोरियल में कुछ तो एक कंक्लूजन में आ जाता है कि कैसा होना चाहिए सिस्टम, क्या होना चाहिए। तो फिर मैं एज इट इज वो कंक्लूजन कॉपी करके अपने नोट्स में लिखता था। तो फिर जब भी स्पीकर पे क्वेश्चन आएगा मेरा कंक्लूजन ऑलरेडी रेडी था, तो फिर ये मंथली मैगजीन में नहीं मिलेगा। तो फिर मैं ऐसे थोड़ा सा स्मार्टली विथ एक्सपीरियंस धीरे धीरे करते चला गया। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मतलब कोट्स तो जनरली इफ यू गो ऑन गूगल बहुत सारे मिल जाते हैं, बट वो कंटेक्स्ट जो होता है कोट का वो मिलता नहीं आपको। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप हर जगह से प्रिपेयर कर रहे हो। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द सिलेबस कि आपको बस सिलेबस ही पढ़ना है। एंड करंट अफेयर्स में तो देयर इज नो सिलेबस एट ऑल, तो आप जितना भी पढ़ोगे आपके लिए अच्छा ही है। एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द सोर्सेज। एंड एक और बात है कि हिंदू भी पढ़ते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी होता है। तो हर किसी का परसेप्शन ना लिखने का अलग अलग होता है। लाइक फॉर इफ यू गो फॉर इकोनॉमिक टाइम्स वो पूरा बिजनेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिखते हैं, एंड हिंदू इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग इट। तो आपको अपना जो परसेप्शन लिखना होता है, हाउ डू यू गेट दैट एक्शन कि मतलब ये मुझे ऐसे आंसर लिखना है? इस बारे में ना हमारे जो भी मेंटर्स होते हैं, जो भी सीनियर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से पहले से ही बता के रखते हैं हमें कि वी आर एस्पायरिंग फॉर टू बिकम एन ऑफिसर। तो फिर वहाँ पे अपने थॉट्स कैसे होने चाहिए, हमारे थॉट्स बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। तो फिर अनलेस एंड अनटिल उसमें बहुत ही कुछ निगेटिव चीज़ है तो फिर ज़्यादा निगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके बट कुछ लॉ है ना, कुछ पॉलिसी है, तो फिर उसको हमें बोथ साइड से एनालाइज करके इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो फिर वो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का बैलेंस होना चाहिए। बट जब आंसर लिखोगे तब अगर आपको पूछा नहीं है और क्वेश्चन का टोन बहुत ही ज़्यादा निगेटिव नहीं है तो ही आपको पॉजिटिव लिखना है। अगर क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहे तो फिर आप दोनों एंगल लिख दो। बट जनरली आपके सारे आंसर्स में एक ऑप्टिमिज्म दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये बंदे की सोच कैसे है, क्योंकि योर आंसर शीट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। करेक्ट। तो फिर उनको 1 2 3 आंसर पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि इसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, क्योंकि हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे विथ रीडिंग, विथ अपने माइंड को हम क्या बोलते हैं कि ये बता सकते हैं अपने माइंड को कि नहीं मुझे पॉजिटिव ही लिखना है। ओके या फिर क्रिटिकली एनालाइज जब बोलेंगे तब मैं कुछ तो पॉइंट्स दे दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, बट कंक्लूजन मुझे पॉजिटिव ही करना है। तो फिर एक आपके आंसर शीट से पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि अभी सर्विस में भी आओगे तो फिर नेगेटिविटी तो ऑलरेडी बहुत है, तो फिर उनको पॉजिटिव लोग चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर ये पॉजिटिविटी थी। दैट्स गुड। एंड सो दिस कम्स टू कि मेन आंसर्स राइटिंग कैसे करते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मेंस में कैसे आंसर लिखना होता है, एंड आप जब भी आंसर लिखते थे आपकी सोच क्या थी, एंड इसके साथ ही आपका स्पीड कैसे आपने इंक्रीज किया? बहुत लोग तो ऐसे कहते हैं कि हर आंसर को आपको 7 मिनट के अंदर लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पीड लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थॉट प्रोसेस भी उतना लाना इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी एंड कैसे प्रिपेयर किया? मेंस आंसर राइटिंग का तो यह है ना कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास कंटेंट कम होगा तो भी चलेगा, बट आपको पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन से व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू आस्क यू, और आपको क्या लिखना है वो बहुत जरूरी है। मतलब एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है तो फिर हमें वो टॉपिक के बारे में नहीं लिखना है, बट जो वो पूछ रहे हैं या जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिखना है। तो फिर मेरा फोकस सबसे पहले ये था कि मैं क्वेश्चन को समझूं कैसे। तो फिर मैंने पहले जब मेंस आता था तब पहले 15 दिन में सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते रहता था और क्वेश्चन पे सोचते रहता था, और साइड में लिख लो क्वेश्चन के कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम मी, व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम मी। तो फिर मैं 15 दिन वही किया था सिर्फ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, GS1 का पढ़ रहा हूँ तो फिर GS1 के क्वेश्चन पढ़ लिए और उस पर सोचना बहुत जरूरी है, और मेरी थॉट प्रोसेस फिर फास्ट हो गई। जैसे आपने बोला कि टाइम लिमिट में लिखना है, तो फिर नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 20 वर्ड्स लिख सकता है आराम से, है ना। तो फिर हमें भी उतना ही लिखना है। बट यूपीएससी में दिक्कत क्या होती है, या हमारी थॉट प्रोसेस स्लो होती है। हम एग्जाम में जाने के बाद सोचते हैं कि मैं क्या लिखूं, बट मेंस ऐसा है कि बहुत प्रेडिक्टेबल है, एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। तो फिर आपके उसके वेल डिफाइंड नोट्स है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आपके फैक्ट्स रेडी है, आपका कंटेंट रेडी है। तो फिर एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन दिखा लिखना स्टार्ट, तो फिर आप 5 मिनट में भी आपका आंसर कंप्लीट कर सकते हो। बट दिक्कत तब आती है जब आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होती है। आप वो क्वेश्चन देखने के बाद सोच रहे हो कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका इंट्रो क्या करूँ। आप उसकी फैक्ट सोचते रहोगे कि मैं इसमें कौन सा रिपोर्ट डाल सकता हूँ, मैं इसमें कौन सी कमेटी डाल सकती हूँ। बट ये सब आप बिफोर हैंड प्रिपेयर कर सकते हो। तो फिर अगर ये ब्रेनस्टॉर्म आपने पहले से ही करके रखा है तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
20-22 वर्ड्स पर मिनट आप आराम से लिख सकते हो अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही है, और 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स लिखना है तो फिर ये बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने इस पे बहुत काम किया था। मैंने लास्ट ईयर जब मैंने मेंस लिखा था तो फिर ऑलमोस्ट 110 मार्क के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, फिर भी मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो फिर मुझे ये पता था कि मुझे इस बार क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो फिर मैंने सोचा कि फिर जो मैंने पहले बताया ना कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरी स्पीड कम है या मेरी थॉट प्रोसेस स्लो है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरी थॉट प्रोसेस स्लो थी। तो फिर मैंने इस अटेम्प्ट में ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ध्यान दिया कि जैसे ही कोई टॉपिक दिखे फिर मुझे ऐसे फटाक से चीजें याद आनी चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है, मेरे नोट्स में क्या है, मुझे क्या लिखना है, मुझे इंट्रो क्या करना है, कंक्लूजन क्या करना है, इसमें कौन सा डायग्राम डालना है। तो फिर ये मैंने इस पे ज्यादा वर्क किया। तो फिर मैंने रफ वर्क बहुत किया है। मेरी 3-4 रफ नोटबुक पूरी भर गई ये 2 महीने में, प्रीलिम्स 2 मेंस में। और उससे मेरा स्पीड भी बढ़ गया क्योंकि मुझे थॉट प्रोसेस का स्पीड बढ़ाना था। राइटिंग का तो स्पीड सबका होता ही है उतना नॉर्मली। दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड बहुत लोग ऐसे सोचते भी है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग होनी चाहिए एंड मेंस की अलग होनी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि दोनों साथ में करें या फिर दोनों अलग करना चाहिए? अगर मेंस के सिलेबस वाइज जाओगे तो फिर आपके बहुत सारे प्रीलिम्स की चीज़ें कवर हो जाती है, बट मुझे भी यही लगता है कि जब जैसे ही प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तो फिर एटलीस्ट 2 महीने तो आपको स्पेशली प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना ही है। ओके ग्रेट। एंड ऑल्सो कमिंग आउट टू एनसीईआरटी, आपने कहा था कि आपने सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी कितनी बार रीडिंग करनी चाहिए एंड कितनी ज़रूरी है रीडिंग करना, एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अगर कब आपको कब आई थी कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी में ये अब मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मुझे याद हो गया सब कुछ? नहीं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तो सब हाईलाइट करते हैं, बट कितनी बार पढ़नी चाहिए ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर मुझे 2 बार पढ़ने के बाद चीज़ें याद आ रही है तो फिर मुझे वो ठीक है, बट एनसीईआरटी को छोड़ना कभी नहीं है। अगर एक बार पढ़ ली तो उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है ना कि हम कौन से एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, और हमारा लेवल क्या है, अभी ग्रेजुएशन हो गया है। तो फिर वो इतनी लूसिड लैंग्वेज में और इतनी सिंपल एनसीईआरटीज है कि वो आपके थॉट्स बहुत क्लियर करती है और आपके दिमाग में एकदम आराम से फैक्ट्स और एकदम आराम से स्टोरी टाइप में आपको बता देती है एनसीईआरटी। तो फिर एनसीईआरटी से वो फायदा होता है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो किसी भी चीज को, और एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे और बाद में स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाओगे तो फिर आपको रिलेट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने ये डायग्राम देखा था, या मैंने यहाँ पे ये मैप देखा था, या फिर यहाँ पे ये ट्रैवलर के बारे में लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी में से प्रीलिम्स पे तो बहुत क्वेश्चन आते हो, और इस बार अगर आप देखोगे तो मेंस में भी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के। तो फिर कितनी बार पढ़नी चाहिए ये तो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैंने तो बहुत बार पढ़ी है। ओके, आई एम श्योर आपको पूरी एनसीईआरटी याद होगी। नाउ कमिंग टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने पहले अटेम्प्ट में ये सोच रहे थे कि आप एंथ्रोपोलॉजी करोगे? यस, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही एंथ्रो लिया था। पहले 3 अटेम्प्ट तो लिखने को मिला नहीं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था, वही अटेम्प्ट मेरा। एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई यू चोज एंथ्रोपोलॉजी? एक्चुअली उस टाइम पे बोल रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी जल्दी कवर हो जाता है, तो फिर उस वजह से लिया था, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं होता है जल्दी कवर, और जैसे मैं पढ़ते चला गया तो फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर मैंने लेते टाइम तो टू बी ऑनेस्ट मैंने इसी वजह से लिया था कि टॉपर्स ने या फिर जो भी मेंटर्स थे उन्होंने बोला था कि बहुत छोटा ऑप्शनल है, सिर्फ रट्टा मारना होता है और जल्दी कवर हो जाता है, कोचिंग की जरूरत नहीं, ऐसे बोला था। तो फिर मैंने वो ले लिया था एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें गलत है। वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, ऑप्शन के लिए भी पॉइंट भी बहुत सारे लोग लेते भी हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपने कौन से बुक्स पढ़े थे उसे, एंड कितने सोर्सेस आपने लिए थे उसके लिए? एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने एक्चुअली अभी मेरे 5 साल का जर्नी है, तो फिर बहुत सारे बुक्स पढ़े थे। लेकिन अगर अच्छे बुक्स अगर रिकमेंड करूँ तो मैंने एक बेसिक बुक मेरा था मुनिरत्नम रेड्डी बोल के, उनके एक प्रिंटेड नोट्स आते हैं सर के, मुनिरत्नम रेड्डी सर के, तो फिर वो मेरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था। सेकेंडली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने तेलुगु एकेडमी के बुक्स फॉलो किए थे। और जो भी स्टैंडर्ड बाकी सोर्सेस होते हैं कि जनरल एंथ्रोपोलॉजी नदीम हसनैन और डीके भट्टाचार्य, बीएम दास, इनसे पढ़ा था। और बाद में मैंने ज़्यादा वैल्यू एडिशन पे फोकस किया था कि मैं 2-3 बुक पढ़ लूँ, उसका नोट्स बना लिया, तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़े से, मतलब क्या होता है ना कि यू हैव टू बी स्मार्ट, कि कम टाइम में ज़्यादा उससे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो फिर इग्नू से भी मैंने पढ़ा है कि कोई तो चैप्टर हमें लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर इसमें अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर मैं इग्नू में 10 मिनट में देख लिया क्या क्या है, तो फिर मुझे एक अच्छी चीज़ मिल गई, तो फिर वो मैंने मेरे नोट्स में ऐड कर दी। तो फिर लेकिन सब ने इतने सारे सोर्सेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक कोई भी मुनिरत्नम रेड्डी सर या ब्रेन ट्री का एक बुक आपका बेसिक बना के रखो,
जनरल एंथ्रोपोलॉजी और नदीम हसनैन के जितने भी बुक है नदीम हसनैन सर के, तो फिर वो फॉलो करो। और भस्मे सर का बुक भी अच्छा है, उससे आपको एक कंसोलिडेटेड इन्फो मिल जाती है कि कम वर्ड्स में कैसे लिखना है, वो भस्मे सर के बुक से आपको पता चल जाता है कि एक क्रक्स कैसे मिल जाता है। लेकिन अभी गलती ये हो रही है स्टूडेंट्स की कि वो भस्मे सर के बुक को बेस बना रहे हैं। मतलब भस्मे सर का बुक है 500 पेजेस का, एंथ्रो पेपर 1 पेपर 2 मिला के, और मुनिरत्नम सर के 500 पेजेस के 5 बुक्स हैं। मतलब यू आर रिप्लेसिंग 2500 पेजेस विद दिस 500 पेजेस, मतलब 2500 पेजेस प्लस बाकी नदीम हसनैन सर के, डीके भट्टाचार्य, गया एन पांडे या गया उपाध्याय बोल के एक बुक है थेरीज के लिए, माखन झा का है। तो फिर आप ये सारे को रिप्लेस करके, एम्बर एंड एम्बर वो तो बहुत जरूरी है, इन सारे को रिप्लेस करके आप एक बुक के पीछे भाग रहे हो। वो बुक अच्छा है बट वो बुक आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दिला सकती, तो फिर उसको आप एक रेफरेंस लेके यूज करना चाहिए। मैंने रेफरेंस एज ए रेफरेंस ही यूज किया कि किसी सिलेबस के पॉइंट के आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर आप उस बुक में देखो कि कैसे दिया है क्या नहीं। आप तो फिर क्या है ना, शॉर्टकट्स चाहिए लोगों को कि ओके 500 ही पेजेस है तो फिर मैं ये तो कर लूंगा, बट लिख नहीं पाओगे जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो फिर अपने सोर्सेस फॉलो किए थे। तो हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए। और एक टीम एंथ्रो बोल के एक टेलीग्राम का चैनल है टीम एंथ्रो, उस पे भी बहुत अच्छे पोस्ट रहते, तो फिर मैं वो चैनल भी फॉलो करता था। That's great. Now coming to your 5 years of preparation, and जब आपने फर्स्ट एंड सेकंड भी आपने अटेम्प्ट दिया था, तो हाउ इज इट फीलिंग कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। मतलब 5 साल इज अ वेरी बिग डेडिकेशन, एंड इससे मतलब सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, इट नीड्स मच मोर देन दैट। तो आपका मेंटल हेल्थ कैसा रहा, आपने अपने आप को कैसे संभाला 5 सालों में, एंड हाउ डिड यू क्रैक द एग्जाम एंड द डे? फर्स्ट अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था तब तो बहुत रोया था क्योंकि जिंदगी में कभी मैंने पढ़ाई तो नहीं की थी और फेल भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पढ़ाई भी की और फेल हो गया, तो फिर वो मेरे लिए डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैं फर्स्ट रिजल्ट के बाद बहुत रोया था। बट सेकेंड टाइम पे ऐसा हो गया कि खुद की कुछ तो गलती हो गई, तो फिर पता था कि गलती हो गई है, बुरा लगा था बट रोया नहीं था। बट थर्ड अटेम्प्ट वाज वेरी क्रूशियल फॉर मी, और मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग भी था, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गया था, सब किया था, घर पे था, फिर भी नहीं हुआ, और पेरेंट्स साथ में थे, तो फिर ज्यादा रोना आ गया कि मैंने इतनी मेहनत करी और पापा ने देखा, मम्मी ने देखा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मेंटल हेल्थ मेरी बहुत डिटोरेट हो गई थी। बट ये था कि मैं पेरेंट्स से मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो फिर मैं बताता था कि मैंने पढ़ा है लेकिन नहीं हो गया, ये गलतियां हो गई, मैं इस बार उस पर ये करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे कि मैं फेल हो गया तो फिर मेरे घर पे आके कार लेके आएंगे, चल घूमने चलते कहीं, तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ये भी था कि मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए ये है ना कि खुद को सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे गिर के संभलना और उठना और फिर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में होने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो भी ऐसा है कि पहले 3-4 साल से प्रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन मेरे जैसे बच्चों का क्या है कि मैंने आ गया, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, अटेम्प्ट दे दिया, नहीं हुआ फिर अटेम्प्ट दे दिया। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो रहे हैं, दे आर स्टडिंग फ्रॉम देयर ग्रेजुएशन, कोई 11-12 से पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट ही ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। तो फिर ये चीज़ है कि ऐसे नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। तो फिर वो पता था मुझे कि मैंने ऐसे ही प्रिपेयर करके दे दिया, तो फिर पहले 2 अटेम्प्ट, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में फिर पापा से बात किया, फिर पापा ने वही बोला कि तुझे क्या लगता है, तुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तेरा जो भी डिसीजन है हम सपोर्ट करेंगे। तो फिर और मेरी मम्मी तो बहुत मतलब इतनी है, तुझे करना है तो कर, तुझे क्या चाहिए, हमारी रिटायरमेंट के पैसे है, तुझे हम कुछ पैसे नहीं मांग रहे, तेरा एज बढ़ रहा है, ठीक है, तुझे शादी के लिए नहीं बोल रहे, कुछ नहीं, तू खुद का देख कि तुझे क्या करना है, अगर तुझे लगता है कि करना है तो फिर कर। तो फिर मुझे कब लगेगा करना है, अगर मुझे बिलीफ है कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर सकता हूं तभी। तो फिर इसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनको आपका हिडन पोटेंशियल पता होता है, जैसे कि आपके इंजीनियरिंग के रूममेट्स वगैरह, तो फिर उनके मुझे कॉल आते थे कि यार हमें पता है कि तू कर सकता है, अभी कहाँ पे गलत हो रहा है वो देख ले। तो फिर ऐसे दोस्तों का भी सहारा होता है, और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि वाई आई वॉन्ट टू डू दिस। तो फिर मेरा तो H1B छोड़ के US छोड़ के आ गया, और एक ग्रेटर कॉज भी था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, कुछ अच्छा काम करना है। तो फिर मैं आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि अगर नहीं करना था तो फिर जॉब छोड़ा क्यों। करेक्ट। और पहले जैसे बताया कि फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो फिर मेंटल हेल्थ के बारे में ये बोलूँगा कि खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अभी उतना अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। बट मेंटल हेल्थ सिर्फ ये नहीं होता कि आप बहुत स्ट्रेस में हो या बहुत एंग्जाइटी में हो या डिप्रेशन में हो। मेंटल हेल्थ आपका ये भी होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं,
आप बहुत बाकी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आपने सोशल मीडिया ओपन कर लिया, कोई तो फॉरेन में चला गया, कोई तो अच्छे जॉब कर रहा है, किसी ने तो कार लिया, किसी ने तो फ्लैट ले लिया। तो फिर ये भी आपके मेंटल हेल्थ का पार्ट हो जाता है कि आप बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ सोचते रहते हो कि यार मेरे दोस्त इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ये होता है कि आपको इस प्रिपरेशन में आते टाइम पता होना चाहिए कि यू आर सैक्रिफाइसिंग अलॉट और आपको कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करने, बट यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर सम ग्रेटर कॉज। और वो ग्रेटर कॉज ऐसा है कि वो तुम्हारा खुद का डिसीजन है, जो कि मुझे पापा ने बोला था कि यू हैव टेकन अ डिसीजन, इफ यू वांट टू स्टैंड बाय इट यू स्टैंड बाय इट। हमारा काम है कि हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो फिर घर वालों ने वो काम किया था। फिर मुझे ये था, फिर जैसे ही शिवाजी महाराज का बताया कि फॉलिंग डाउन जब हुआ था उनका पुरंदर की ट्रीटी के बाद, फिर भी ही रोज अबव फ्रॉम द एशेस, है ना। तो फिर वो बहुत मुझे इंस्पायरिंग था कि इतना बड़ा आदमी इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी के बाद भी अगर उठ सकता है, तो फिर मुझे तो कुछ कमी नहीं है। मुझे घर पे खाना मिल रहा है, मम्मी लाके ब्रेकफास्ट दे रही है, खाना दे रही है, मोबाइल है, टीवी है, गाड़ी है, कार है, सब है, क्या है। तो फिर मैं ये कंप्लेन नहीं कर सकता था कि मेरा स्ट्रगल बहुत है, करेक्ट, बिकॉज माई स्ट्रगल वॉज लग्जरी फॉर मिलियन पीपल। मतलब मैं जो जी रहा था मुझे कुछ कमी नहीं थी। तो फिर मुझे यही था कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ने के लिए तो कुछ कमी नहीं है। तो फिर ये भी एक था कि अगर मैं कर सकता हूं तो फिर मैं पढ़ूंगा, मुझे कोई बाकी बैरियर नहीं है। तो फिर आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ। तो फिर मैं ये खुद को बताते गया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और जैसे बताया कि मुझे ये था कि मुझे मेंस लिखना ही है, कुछ भी हो जाए, 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट मुझे एक बार मेंस लिखना है। और एक बार मेंस लिखा, इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और फिर से मेंस लिखा तो फिर हो गया। तो फिर सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। और इसमें ये बताऊंगा कि मेरा डिसिप्लिन बहुत लाइफ था मेरा। मतलब फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं था मैं डिसिप्लिन, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विथ माई रूममेट्स पुणे में, दिल्ली में। तो फिर ये होता है कि आपके रूममेट जैसे बिहेव करेंगे या फिर जैसा उनका ये होगा, आप उसमें ढल जाते हो। कोई लेट उठ रहा है, कोई कैसे हो रहा है। बट जैसे ही मैं घर गया तो फिर मेरा लाइफ बहुत डिसिप्लिन, मैंने खुद को बता दिया कि मुझे बहुत डिसिप्लिन रहना है। तो फिर एक फिक्स टाइम पे उठना है, लेकिन सोने का टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि आई यूज टू स्टडी विथ डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट। अगर टारगेट कंप्लीट हुआ तो ही मैं सोता था। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट गया ये कि मैं 5 टारगेट रखता था, 2 ही कंप्लीट होते थे। बट विद द टाइम ये इंप्रूव होते चला गया। तो फिर ये डिसिप्लिन में रह गया, क्योंकि ये था ना कि मैं जैसे बोला कि मुझे अगर क्विट करने की भी टाइम आ जाता तो फिर मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था, क्योंकि जो पेन ऑफ डिसिप्लिन है दैट इज टेम्पररी, बट पेन ऑफ रिग्रेट इज लाइफ टाइम। आप अगर आपको अभी रिग्रेट है कि आपने नहीं किया, तो फिर वो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। आपने छोड़ दिया प्रिपरेशन, अगले साल कोई सेलेक्ट हो गया, आपको लगेगा कि यार काश मैं भी कर देता तो फिर मेरा हो जाता। तो फिर ये रिग्रेट आपको हर रिजल्ट के साथ आएगा। करेक्ट, आप किसी भी टॉपर को मिलोगे, आपको लगेगा कि मैं भी हो सकता था। बट अगर आपने अपना 100% दिया है, डिसिप्लिन से दिया है, तो फिर आपको वो रिग्रेट नहीं होगा। आप यू विल बी एट पीस कि हाँ मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो फिर मेरा ये एटीट्यूड था और मेरा अभी भी यही एटीट्यूड है। दैट्स ग्रेट। मोरोवर देन नॉट जस्ट अबाउट मोटिवेशन और डिसिप्लिन, जब आप इतना बड़ा एग्जाम लिखते भी हो एंड आपका क्लियर हो भी जाता, इट फील्स गुड कि आपने जो किया है इट वाज अ शेयर डिसिप्लिन, एंड उस डिसिप्लिन की वजह से आप यहाँ पे हो, मतलब इतनी कोशिश के बाद। दैट फील्स एक्चुअली वेरी गुड कि हाँ इतना जो किया इट केम टू अ प्रॉपर एंड। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू, एंड आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, एंड आपका माइंडसेट कैसा रहा जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, एंड व्हाट प्लेस और ब्रेक्स अ पर्सन्स इंटरव्यू? इंटरव्यू में जनरली ऐसे बोलते हैं ना अपने यहाँ की कि इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, करेक्ट, बट मुझे लगता है कि इट इज नॉट ओनली टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज आल्सो टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ओके, मतलब नॉलेज को हम छोड़ के सिर्फ पर्सनैलिटी लेके नहीं जा सकते। तो फिर ये मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन है। उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट बोला है, बट क्वेश्चंस जो पूछते हैं उससे आपका नॉलेज ही चेक करते हैं वो। बट पर्सनैलिटी ऐसे चेक करेंगे कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे है, हाउ यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस। अगर काउंटर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर कैसे आप आंसर कर रहे हो, आपका टेम्परामेंट कैसा है। आप अगर ग्रिल कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हो क्या, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा एकदम रिलैक्स मोड में दे रहे हो, आपको सीरियसनेस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन इंटरव्यू है कि बहुत सब्जेक्टिव है। ओके, मतलब नोबडी कैन टेल कि आप ये करो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने मॉक्स इंटरव्यू दिए थे, मुझे हर एक मॉक इंटरव्यू में बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे कि एक्सेप्शनल आपको मार्क्स मिलेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके आंसर्स बहुत अच्छे है, यू आर ऑनेस्ट, you have good confidence, your communication skill is good, but I got only 158 marks। तो फिर मैं ये सारा ब्रेक हो गया कि ये कुछ नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव। आप वहां पे जाओ, जो पूछ रहे हैं आपका कंसेंस से जो भी मैच करता है, जो भी आपको लगता है वो आंसर दे दो। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक, क्योंकि उनको भी 30 मिनट में जज करना है और आपके पास भी 30 मिनट है। तो फिर यू कैन जस्ट गिव योर बेस्ट
इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता, सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी यूपीएससी में इंटरव्यू में ही है। ओके और इस बार मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मुझे लगा था कि 190 तो मिलेंगे, आई गॉट 173, फिर भी ठीक अच्छे मार्क्स है, लास्ट ईयर से तो इम्प्रूवमेंट है। बट वही है, मतलब सब्जेक्टिव बहुत है, और पैनल तो कॉर्डियल होता है, उसमें कोई दिक्कत ये नहीं है कि दो राय नहीं है कि पैनल आपको ग्रिल करेगा, बिकॉज दे वांट टू सेलेक्टिव, है ना, दे आपको एलिमिनेट करने के लिए नहीं बैठे, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे। इफ यू गिव देम अ रीजन दैट यू आर द राइट पर्सन टू गेट इनटू सर्विसेज, तो फिर वो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस जो आपको याद होंगे जो आपको इंटरव्यू में पूछा गया था? हाँ, एक क्वेश्चन याद है, मुझे पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, ऐसे पूछा था मुझे। वेरी क्लासिक क्वेश्चन। हाँ, वो तो पूछा ही था, तो फिर मैंने उसका वही आंसर दे दिया कि सर इन दिस फील्ड वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ जॉब, मल्टीप्लिसिटी ऑफ चैलेंजेस, इट गिव्स अस रिसोर्सेस एटसेट्रा टू ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी, ये वो बोल दिया मैंने। तो फिर दे वर लाइक ओके कट दिस, ये आंसर तो सब बोलते हैं, तो फिर यू टेल मी योर जेन्युइन रीजन, अभी सच सच बताओ, ऐसे मुझे थोड़ा सा वो ट्रैप करने के लिए बोल रहे थे कि आप सच बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो फिर मैंने सोचा सर आई वुड लाइक टू थिंक फॉर फ्यू सेकंड, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने ये जवाब दिया था कि सर आई वांट टू मेक पीपल बिलीव दैट गुड ऑफिसर्स एग्जिस्ट, आई वोंट से दैट आई विल ब्रिंग चेंज और आई विल रिवॉल्यूशनाइज समथिंग, बट आई whenever I come into the services, people will believe that good people and good officer exist, and sir for this I want to come into the services, that people will believe that there are people who really want to do some good work। तो फिर मैंने ये genuinely आंसर बता दिया था। और एक क्वेश्चन था कि मैंने एक पेट लवर और डॉग लवर ये टाला था, तो फिर उन्होंने पूछा था कि देयर आर मेनी डॉग लवर्स हु आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू, सो विच इज द वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम डॉग्स एंड व्हाट डू यू थिंक दैट पीपल शुड लर्न फ्रॉम डॉग्स। तो फिर मैंने बोला कि सर आई थिंक दैट इन द 21st सेंचुरी, और अभी जब भी हम जी रहे या पहले से ही, कि ओनली थिंग वी हैव फॉरगॉटन इज टू लव अनकंडीशनली। तो फिर मैंने ये बोला था कि माई डॉग्स और द डॉग्स टीच अस टू लव अनकंडीशनली, एंड आई हैव लर्न दिस सेम थिंग फ्रॉम द डॉग्स, सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड लर्न ओनली लॉयल्टी फ्रॉम द डॉग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू लव अनकंडीशनली। तो फिर मैंने ये, तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो फिर वो मैम ने बोला भी था कि दिस इज सम इनोवेटिव आंसर, ऐसे बोला था। सही। एंड ये आंसर सुन के तो ऑब्वियसली हर किसी का मन पिघल ही जाता है। नहीं, सच में उस टाइम पे वही आया था माइंड में, तो फिर वही आंसर बोल दिया। दैट्स ग्रेट। एंड ये सब हमने एग्जाम के बारे में तो बहुत बात कर दिया, एंड वी गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, आपकी क्या सोर्सेस थे, एंड कहाँ से आपने पढ़ा था, एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। नाउ आई वांट नो समथिंग फन अबाउट यू, कि आप एज अ पर्सन क्या है एंड आपके इंटरेस्ट क्या है। सो लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको जल्दी से आंसर देना पड़ेगा उसके। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी से डेट करना चाहते हैं, किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, हु वुड दैट बी? कियारा आडवाणी और कैटरीना कैफ। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आपके ऊपर एक मीम बनता तो आप क्या बनाते? आप खुद आपके ऊपर एक मीम बनाना तो क्या बनाते? आई हैव ऑलरेडी मेड दैट मीम कि व्हेन पीपल आस्क मी कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, तो फिर मैंने बोला मुझे खुद 5 अटेम्प्ट लग गए, गजब बेइज्जती है यार। ओके, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन, अगर कोई सामान अगर ब्रेक हो गया तो वुड यू लाइक टू फिक्स इट और ब्रिंग अ न्यू वन? आई लाइक टू फिक्स इट। ओके, फेविकॉल, फेविक्विक है, जो भी है। ठीक है। अगर आप किसी जगह पे ऐसे जाना चाहते हैं, योर फेवरेट डेस्टिनेशन, व्हिच वन वुड दैट बी? इन द पास्ट और अभी कैसे? अभी। मैं तो पेरिस जाना चाहूँगा। ओके, एंड योर फेवरेट बुक? मैं उतना बुक्स पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, बट अभी यू ऑल नो हरारी का जो होमो डिवस पढ़ा था वो अच्छा लगा था। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड योर फेवरेट मूवी? मूवीज तो बहुत है, बट पीको अच्छी लगती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, मतलब पैरेलल साउथ इंडियन मूवीज ज़्यादा देखता हूँ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, अगर आप पास्ट में जाके आपने आपको कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहते तो क्या एडवाइस देते इन अ फन वे? खुद को? हाँ, ये तो बहुत डीप क्वेश्चन है। खुद को एडवाइस यही देना चाहूँगा कि डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी डिसीजन लेना चाहिए किसी भी चीज़ का। मुझे लेट हो गया ये डिसीजन लेने में, और ये एडवाइस दूंगा कि डोंट चेंज योर सेल्फ, जैसे तो मुझे अच्छा लगता हूँ मैं पास्ट का भी और अभी का भी,
सही। तो फिर चेंज नहीं करना चाहिए। तो फिर यही एडवाइस दूंगा कि Great. बी एज यू आर एंड बी एज यू वर, बिकॉज इट्स नॉट आवर स्ट्रगल और आवर डिफिकल्टीज और आवर फेल्यूर्स दैट मेक अस, बट हाउ वी कम आउट ऑफ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैंने ये मेरे पास्ट में एक्सपीरियंस किया है और मुझे अभी देखता हूँ तो फिर मुझे उसमें मजा आता है कि हाँ मैंने किया है, तो फिर मैं कुछ एडवाइस नहीं, जैसे वैसे रहूँ। चलो अच्छा है। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट यू एज वेल कि मतलब आप एज ए पर्सन कैसे हैं। एंड वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम द कैमल टीवी टॉपर्स टीम एंड प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू सो मच। अब यहाँ ग्रेट। सो आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी ऐसे बनना चाहते हैं ऐसे ऑफिसर्स। आई एम श्योर लॉट ऑफ इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन दे माइट सी योर एपिसोड एंड सी कि हाँ मैं भी किसी दिन ऐसे ऑफिसर बनूंगा। वैसे मेरी नेफ्यू थी जो बचपन से ही बोलती थी मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर इतने जल्दी अगर तुम्हारा डिसाइडेड है कि IAS बनना है तो फिर वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो बनने की चीज़ में आप अपनी जो अच्छी एज है जो कि 16, 18, 22 तक, जिसमें आप अपने अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो, अपनी लाइफ भी थोड़ी एंजॉय कर सकते हो, तो फिर वो मत खोना जो आपकी कॉलेज लाइफ है। क्योंकि मैंने देखा है कि कॉलेज लाइफ 11th 12th और ग्रेजुएशन में मतलब इट इज़ फन। अगर आप वो लाइफ जी सकते हो, अगर जी लोगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर एक आपकी मेमोरीज भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि 11th 12th के बच्चे ना कॉलेज जा रहे हैं, ना कहीं नहीं, लाइब्रेरी में जाके सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग के बच्चे ना कोई फेस्ट अटेंड कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ते बैठ रहे। तो फिर वो इतना मत करो। पढ़ना है तो पढ़ो, बट ये बाकी चीज़ें भी एंजॉय करो और प्लान भी तुम्हारा स्ट्रांग रखो। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुझे IAS बनना है तो फिर इधर का सारा इग्नोर कर देते, फिर इंजीनियरिंग में कम मार्क्स आ जाएंगे, कोई सब्जेक्ट बैक रह जाएगा। तो फिर वैसे मत करो। जो भी है आपका प्लान भी स्ट्रांग रखो, जो आप कर रहे हो उसमें आपका बेस्ट दे दो। इंजीनियरिंग करो तो फिर इंजीनियरिंग में आपका बेस्ट दे दो और बचे हुए टाइम में पढ़ाई करो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन का रेशियो आपने जैसे बोला बहुत कम है। मतलब व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, द चांसेस ऑफ यू नॉट गेटिंग सेलेक्टेड आर 99.9% एंड ओनली 0.1% भी चांस है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो फिर आपका प्लान भी तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद एक है कि जैसे पहले ही बोला कि आपका बेस्ट दे दो, और नो टॉपर कैन गेट यू सेलेक्टेड। मतलब मैं भी आपको अगर चाहूंगा तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता हूं। तो फिर टॉपर्स के पीछे ज्यादा मत भागो, मेरे पीछे भी मत भागो। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, वो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि इट इज योर ड्रीम और आपको खुद उस पर मेहनत करनी है। आप ये टॉपर के नोट्स, वो टॉपर के नोट्स करते रहोगे तो फिर आप खुद क्या कर रहे हो। और शॉर्टकट के पीछे मत भागो, क्योंकि ये जर्नी में 1 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकते हैं, बट आपका खुद का डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कितने साल तक ये प्रिपेयर करना है। तो फिर आपको एक खुद की टाइमलाइन दे दो कि आई विल गिव 3 अटेम्प्ट्स, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर आई विल शिफ्ट टू समथिंग एल्स। तो फिर ये एडवाइस देना चाहूंगा।